हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में बहुत ही लाजवाब क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जो क्लास 12th केमिस्ट्री से है। ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन आप लोगों का मैक्सिमम 20 नंबर का ज़रूर पूछेगा। ठीक है। 20 नंबर अगर नहीं कहा जा सकता तो 18 से मतलब 15 से 20 तक नंबर तक ज़रूर पूछ देगा। ठीक है। इसमें से हम आप लोगों को 25-30 या 20-25-30 क्वेश्चन को हम भिविया लगवाएंगे। उसको बहुत ही ज़रूरी आप लोग देख कर जाइएगा और याद करके जाइएगा ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। परिभाषा से है, डिफिनेशन से है। डिफिनेशन पूछता है। ठीक है। डिफरेंस बता दिए हैं, कारण संबंधित बता दिए हैं, क्या होता है जब बता दिए हैं, और परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है। इस यहाँ से 15-20 नंबर डाल देगा आपको। ठीक है। तो चलिए हम फिलहाल क्वेश्चन 1 में चलते हैं। पहला बोल रहा है, पहला पॉइंट है। और जो नए हैं, सबसे पहले जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और सेशन को लाइक कीजिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं। चैप्टर बाई चैप्टर से है तो हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला है कि बिंदु दोष क्या है ना। बोलेगा कि बिंदु दोष के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखें। या बिंदु दोष क्या है, तो क्या लिखा हुआ है कि किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। आप इसको सबसे पहला में ही पहले भी लगा लीजिए 2023 के लिए। ठीक है। आगे है फ्रेंकल दोष क्या है। मतलब फ्रेंकल दोष इस बार शायद पूछा था। हाँ, फ्रेंकल दोष पूछ दिया है तो अब कंफर्म है कि शॉर्ट की दोष पूछेगा ही। ठीक है। कंफर्म मार लीजिए, इसको भी लगा लीजिए कि आपका 2023 में शॉर्ट की दोष के डिफिनेशन यानी शॉर्ट की दोष क्या है इसके बारे में लिखने के लिए आएगा ही आएगा। हम भी आंख मूंद के लगाइए। ठीक है। लिख दिया कि किसी आयनिक ठोस में, है ना, किसी आयनिक ठोस में धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित होते हैं तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। क्या बोला कि जब, क्या बोला कि आयनिक ठोस में जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में, क्या समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित होते हैं तो शॉर्ट की दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए क्या, धनायन एवं ऋणायन का आकार समान होना चाहिए। इससे क्रिस्टल का अस्थायित्व तथा घनत्व कम हो जाता है। ठीक है। ये एकदम 2023 में कंफर्म पूछेगा। आगे देखिए क्या है, डोपिंग। डोपिंग, चलिए डोपिंग के बारे में जानते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अशुद्धियों को मिश्रित करने, क्रिस्टल के गुण को परिवर्तित करना सो डोपिंग कहलाता है। नहीं पूछेगा। तीसरा आगे देखिए क्या है, समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। कभी कभी पूछ देता है तो आप लोग इसको 50% पर भी लगाइए और देख लीजिए। क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं कि किसी क्रिस्टल में, क्या किसी क्रिस्टल में एक नियत कण के निकटस्थ पड़ोसी, है ना, नियरेस्ट नेबर कणों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। जैसे एफसीसी या एचसीपी का समन्वय संख्या कितना है, 12 होता है, और बीसीसी का एचसीपी का समन्वय संख्या कितना होता है, 8 होता है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिज्या अनुपात रेडियस रेशियो क्या होता है। रेडियस रेशियो नहीं पूछेगा। ठीक है, इसको नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। जो नहीं पूछेगा उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उप संयोजक जिस पर लगता है कि पूछेगा थोड़ा बहुत आप लोग का टाइम जरूर देंगे। इसको उप संयोजक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको आप भी लगाइए, 2023 में छपेगा कंफर्म। ठीक है। देखिए परमाणुओं को गोले के रूप में, परमाणुओं को यहाँ से समझ जाइए कि 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 15 जो पूछता है ना शॉर्ट में 15 क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से कम आप लोग का 8 से 10 पूछेगा। और जो है लॉन्ग पूछेगा तो लॉन्ग से भी आपको बता दिया जाएगा। शॉर्ट लॉन्ग मिलाकर पूछता है तो फिलहाल यहाँ से आप लोग को 7 से 8 क्वेश्चन पूछ डालेगा। चलिए आइए चलते हैं उप संयोजक कोऑर्डिनेशन नंबर में। यदि परमाणुओं को गोले के रूप में, किसके रूप में, गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, किसके रूप में, गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जाए, तब किसी विशेष गोले के सन्निकट माने उसके नजदीक उपस्थित अन्य गोलों की संख्या जो होता है उसकी उप संयोजक संख्या कहलाती है। ठीक है। फिर है कि आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित गोलों की संख्या उसकी क्या, उप संयोजक संख्या ही कहलाती है। 2 गोल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ चुके हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अंतराकाशीय दोष क्या है ना, इंटरस्टेशियल फोर्स डिफेक्ट। चलिए नहीं पूछा है, ना पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं कि अगला है एकल सेल और जालक बिंदु, है ना। एकल सेल देख लीजिए क्या है
कि द्विमीय जालक के 4 बिंदुओं को चुनकर जिन्हें एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में जोड़ते हैं उसे हम एकल सेल कहते हैं। हालांकि नहीं पूछेगा। जालक बिंदु ये भी नहीं पूछेगा। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या है? चलिए ये भी नहीं पूछेगा। अध्रुवीय और ध्रुवीय आणविक ठोस, चलिए ऐसा क्वेश्चन और आएगा, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। हालांकि नहीं पूछेगा, चलिए नहीं पूछेगा। चलिए हाइड्रोजन आवंधिक आणविक ठोस है ना, ये भी नहीं आएगा। धात्विक ठोस ठोस ये नहीं आएगा। आप लोगों को लग तो आएगा क्या? आप लोगों का लग रहा होगा तो आएगा क्या सर, वही बताइए ना। सिर्फ नहीं, हम सब क्वेश्चन को लेकर आए हैं। शायद आप लोग को जो भी है एक आध दो आप लोग भी सोचिए ऐसा क्या आएगा। कोई भी टीचर 100% नहीं बताएगा, आपको 80% नहीं बताएगा कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा। तो आप लोग भी 20% में शामिल जरूर रहिए। आगे है कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, ये भी नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि 22 में पूछा है इसलिए अभी नहीं पूछेगा। समकृतिका ये भी नहीं डालेगा। बहुरूपता अथवा बहु आकृतिका ये भी नहीं डालेगा। अपरूपता, अपरूपता है ना, कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट सभी को पता है। देख लीजिए थोड़ा सा क्या बोल रहा है। अपरूपता किसे कहते हैं? किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक, क्या किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो कि समान भौतिक अवस्था में होता है। क्या बोलता? जो समान भौतिक अवस्था में होता है वो उस तत्व के अपरूप, उस तत्व को हम क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। किसी भी तत्व के क्रिस्टलीय अपरूपों को, क्रिस्टलीय संरचना भिन्न भिन्न होता है ना, किसी भी तत्व के जो क्रिस्टलीय अपरूप होता है उसका क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होता है। इन अपरूपों के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। कौन कौन? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है ना। हीरा और ग्रेफाइट तो अधिकतर का याद रहता, लेकिन फ्लोरीन बहुत का याद नहीं रहता। ठीक है, इसलिए आप लोग तीनों याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 50% पर भी लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है आद्य एकल कोष्ठिका अथवा सरल घनीय एकक कोष्ठिका। चलिए ये नहीं डालेगा। अंतः केंद्रिक एकक कोष्ठिका ये भी नहीं डालेगा। आगे आइए, आगे क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित फलक कोशिका। FCC SCP ये सब तो पढ़े हुए किए हैं। अंतः केंद्रित एकल कोशिका ये सब नहीं डालेगा। ये सब समझने के लिए आप लोग के लिए रहता है कि किस तरह से दिक्कत ना हो। चलिए आगे अष्टकोणीय ये भी नहीं डालेगा, ये भी नहीं डालेगा। त्रिनताच ये भी नहीं डालेगा। एक व्योम में निविक संकुलन ये भी नहीं डालेगा। वर्ग निपीड़, आप लोग बने रहिए। आप लोग भले लग रहा है कि सर पूछेगा क्या, जो पूछेगा उसको हम लगा दे रहे हैं। अब आपको ये भी लग रहा होगा तो सर उसी को सिर्फ क्यों नहीं लाए। नहीं, आप लोग को सब दिखाते चलेंगे कि कितना क्वेश्चन है। ऐसा को पढ़ना अति आवश्यक नहीं, बल्कि जो पढ़ना आवश्यक है उसको हम आप लोग के कराएंगे। चलिए आगे, इसलिए हम सारा क्वेश्चनों को लेकर आए। रेखीय दोष, फिर है स्टाइकियोमेट्री दोष। चलिए भी नहीं। रिक्तिका दोष कभी कभी पूछ डालता है। अशुद्धता दोष, चलिए रिक्तिका दोष हम लोग देखते हैं, है ना, इसको आप लोग देख लीजिए। रिक्तिका दोष क्या है? जब कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं। क्या बोला? रिक्त को पहले इसका नाम है, जब रिक्त है तो रिक्त होगा, है ना, कि जब कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं तब क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। जब खाली होता है तब उसमें क्या होता है? रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, जिससे पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। यह दोष पदार्थ को गर्म करने पर भी उत्पन्न किया जा सकता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। इसका फिगर बना हुआ है, यानी ये खाली है यहाँ, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिक्तिका दोष कहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग 50% पर इसको लॉक कीजिए। आगे चलते हैं। अशुद्धता दोष नहीं डालेगा। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष नहीं पूछेगा। धातु न्यूनता दोष ये भी नहीं डालेगा। तो क्या डालेगा तो हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है उसी का था, चालक, कंडक्टर, रोधक। देखिए ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट तो आप लोग को सभी को याद होगा, जब केमिस्ट्री में भी दे दिया है, फिजिक्स में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना। चालक माने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर सब देता है। तो आइए हम थोड़ा थोड़ा इस सब का डिफिनेशन जान लेते हैं कि कंडक्टर क्या है। वे ठोस जिनमें से विद्युत की धारा अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है ना, उससे हम चालक कर दिए। इतना तो सबकी याद है, लेकिन आगे जो है वो ध्यान से देखिए। इनकी चालकता का परास जो होता है 10 टू द पावर, क्या बोला? उसकी परास कितना चालकता का, जो 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बराबर होता है। क्या है? चालकता का परास है। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, है ना। ऊपर वाला ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में भी कैलकुलेट डाल देगा। आगे है इंसुलेटर, मतलब रोधन कह सकते हैं, है ना।
रोकने की क्षमता को। चलिए इंसुलेटर क्या है उसके बारे में जानते हैं। वे ठोस विद्युत धारा प्रवाहित नहीं, वे ठोस जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होता है। चालकता याद रखिएगा क्या होता है, 10⁻⁻10 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बराबर होता है। इसको कंफर्म आप लोग याद रखिएगा। ऐसा उदाहरण आपको शायद ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी डाल देता है। उदाहरण में दिया हुआ सल्फर, फास्फोरस, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब जो है क्या इंसुलेटर है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अर्धचालक, थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। में इस सब का डिफिनेशन आप लोग को याद है, लेकिन जो इसका चालकता प्रास होता है इसका कितना है 10⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉन, धनी, अशुद्धियाँ एवं अन्य प्रकार के अर्धचालक, नहीं पूछेगा। एन प्रकार के अर्धचालक, पी प्रकार के अर्धचालक सबको आप लोगों को पता है। प्रतिचुंबकीय, आइए इसको प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय और अनुचुंबकीय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको VVI लगा लीजिए और 50% पर लॉक कर दीजिए। 50 इसको हम 100% कहते हैं। तीन चीज़, क्या चीज़, पहला ये है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है। एक होता है क्या होता है लौ चुंबकीय, लौ चुंबकीय, कभी कभी ये भी डाल देता है। और एक और है जिसका नाम है क्या, अनुचुंबकीय। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं प्रतिचुंबकीय। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा दुर्बल रूप से क्या होता है, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है। प्रबल रूप से नहीं बल्कि दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है, उसे हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं, है ना। इन पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तथा सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और क्या होता है, इसमें सभी कक्षा जो होता है पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अतः एक इलेक्ट्रॉन का एक दिशा में चुंबकीय घूर्ण विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन के युग्मन के द्वारा नष्ट हो जाता है और यह चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता है ना। उदाहरण में दे रहे हैं Zn2+ यौगिक, TiO2 है ना, TiO2, फिर NaCl, C6H6, V2O3, Mg2+ आदि जो है सब प्रतिचुंबकीय हैं। ठीक है, आगे चलिए। उसको मान लीजिए VVI, देखिए बताए, हाँ दे ही दिया है। अनुचुंबकीय ऊपर दिया प्रतिचुंबकीय, फिर यहाँ अनुचुंबकीय, फिर दिया है लौ चुंबकीय। लघु लौ नहीं पूछेगा, लघु लौ चुंबकीय कभी नहीं पूछता है। चलिए फिलहाल नानो चुंबकीय को हम लोग देखते हैं। और इसको देखिए, तीनों में से कोई एक जरूर डालिएगा, इतना कंफर्म रखिए। प्रतिचुंबकीय डालेगा, चाहे तो अनुचुंबकीय डालेगा या लौ चुंबकीय डालेगा। तो आप लोग एक तीनों कंफर्म करके जाइए, एक डाल देगा। चलिए अनुचुंबकीय के बारे में जानते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उसमें क्या दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, इसमें दुर्बल रूप से आकर्षित होता है लेकिन दुर्बल रूप से अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यह गुण वे पदार्थ प्रदर्शित करते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये पदार्थ अपने चुंबक को क्या करता है, नष्ट कर लेते हैं ना। उदाहरण में कुछ संक्रमण तत्व एवं आयन जैसे कि Cu2+, Fe3+, TiO, VO2, CuO और CuCl2 आदि होते हैं। आगे है लौ चुंबकीय, और इसको दोनों को VVI मान लीजिए। ठीक है, कोई एगो कन्फर्म आएगा, एगो ऊपर था प्रतिचुंबकीय। इसमें है लौ चुंबकीय में कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से, सबसे प्रबल यही है ना, प्रबलता से आकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति से भी अस्थायी चुंबक प्रदर्शित करते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे में है फेरस, कोबाल्ट, निकेल। बहुत ही ये तीनों को याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक होगा CrO2 मिलर है। फिर है लघु लौ चुंबकीय पदार्थ, ये नहीं पूछेगा। प्रति लौ चुंबकीय, ऐसा तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अब आगे आइए बिलियन से, है ना, दूसरा चैप्टर शायद है। सॉल्यूशन, तो पहला है ओस्मोसिस क्या है। आप लोग इसको ओस्मोसिस के आप लोग VVI मारिए, और कंफर्म है कि 23 में पूछेगा ही, है ना। एग्जाम 2023 के लिए VVI MVVI मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन। परासरण मतलब ओस्मोसिस क्या है, तो लिखा होगा शुद्ध विलाय के कणों का, क्या बोला, शुद्ध विलाय के कणों का अर्धपरागमय झिल्ली, किसका, अर्धपरागमय झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित, कहाँ से, तनु विलयन है ना, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना क्या कहते हैं, ओस्मोसिस कहलाता है। तनु से सांद्र की ओर प्रवाहित होता है, उसको हम ओस्मोसिस प्रसारण कहते हैं। एवं वह
आरोपित दाब को प्रसरण क्रिया को क्या करता है, रोक देता है। किसका क्रिया को, प्रसरण क्रिया को रोक देता है, उसे हम प्रसरण दाब कहते हैं। जो रोकता है उसको प्रसरण दाब कहते हैं। आगे है कि जब आरोपित दाब का मान क्या विलयन के प्रसरण दाब से क्या होता है, अधिक होता है ना। आरोपित दाब का मान जो होता है विलयन के प्रसरण दाब से जब अधिक होता है तो हम उसको विलय के कारण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर क्या करता है, गमन करते हैं। सांद्र विलयन से तनु विलयन, जस्ट अपोजिट हो गया। यह क्रिया क्या कहता है, प्रतिलोम प्रसरण कहलाता है ना, रिवर्स ओस्मोसिस कहते हैं। तो इसमें हमको दो को क्लियर हो रहा है, पहला ओस्मोसिस और दूसरा रिवर्स ओस्मोसिस है ना, रिवर्स ओस्मोसिस। तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा, कंफर्म है डालेगा ही 2023 में डालेगा। आगे देखिए, आगे है, एक मिनट, आगे देखते हैं मोल अंश है। मोल अंश, मोल अंश अवयव मोलों की संख्या, नहीं ये नहीं डालेगा, कभी कभी डालता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 23 में नहीं डालेगा। तो हम चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या है, चलिए ये सब आप लोग याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इस सबसे पहले तो इससे सब यह सबको पढ़ाता है क्या, मोलालिटी क्या है, मोलारिटी क्या है ना, मास परसेंटेज सब बताता है ना, मोललता, मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत। आप लोग, हम इसको बताएंगे नहीं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। फिलहाल आगे चलते हैं, एकदम कॉमन है, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन आप लोग जो बेसिक है ना उसको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम क्यों छोड़ते जाएं। आगे क्वथनांक में उन्नयन, अहिमांक में अवनयन, ये जो है ना एकदम आप लोग आंख मूंद के भी लगाइए, कंफर्म है 22 में भी पूछेगा। हालांकि पूछा भी है, कब, 21 22 में, तो सॉरी 23 में, 16 में पूछा है, 20 में पूछा है, 21 में पूछा है, तो 22 गैप कर दिया, तो कंफर्म है कि आपको 2023 में पूछने वाला है। इसलिए आप लोग क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन 100% याद करके जाइए, और 100% भी आए इसको लगाइए, अब पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आइए जान लेते हैं क्या है क्वथनांक में उन्नयन। किसी द्रव्य में अवाष्पीय, क्या, अवाष्पशील विलेय के मिलाने पर, किसका, अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बनाता, अवाष्पशील विलेय के मिलाने से प्राप्त विलयन के क्वथनांक में क्या होता है, वृद्धि होता है, जिससे हम क्वथनांक में क्या कहते हैं, उन्नयन कहा जाता है। जैसे डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। आप लोग एकदम कन्फर्म आएगा ही आएगा, लिख के रख लीजिए। एक और है नीचे थोड़ा इसका बताया है कि एकांक मोलर सांद्रण युक्त विलयन के क्वथनांक में उन्नयन मोलल अन्वयन स्थिरांक या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए हिमांक में अवनमन, ये दोनों को बोले हैं ना कि भी लगाइए, 17 में पूछ डाला है, 22 में कंफर्म पूछेगा। अगर नीचे वाला पूछा, ये पूछा तो ऊपर नहीं पूछेगा, ऊपर वाला पूछेगा तो नीचे वाला नहीं पूछेगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर हिमांक में अवनमन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा क्वथनांक में उन्नयन, अगर क्वथनांक में उन्नयन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। तो आइए हिमांक में अवनमन जानते हैं कि किसी द्रव्य में अवाष्पशील विलेय को, इसमें भी वही होता है, अवाष्पशील विलेय को मिलाने से प्राप्त विलयन के हिमांक में क्या होता है, कमी होता है, उसमें वृद्धि होती है, इसमें क्या होता है, कमी होती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहा जाता है, ठीक है। जैसे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एकांक मूलल सांद्रण युक्त विलयन की हिमांक अवनमन मूलल अवनमन स्थिरांक या ये जो है वही है, इसको बता रहा है, ठीक है। मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है ये। चलिए आगे चलते हैं, हेनरी ला है ना, हेनरी का नियम सभी को पता होगा है ना, और आप लोग याद रखिए। एक चीज़ और यहाँ भी कंफर्म है 100% के लिए, कोई क्या, जब हेनरी ला पूछेगा तो राल्स ला नहीं पूछेगा, और जब राल्स ला पूछेगा तो हेनरी ला नहीं पूछेगा। इसलिए आप लोग यहाँ VVI लगाइए 2023 एग्जाम के लिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। हेनरी ला लिखा हुआ है कि नियत ताप है, नियत कांस्टेंट टेम्परेचर पर द्रव में गैस का जो मोल अंश उसके दाब के समानुपाती होती है, यानी पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू गैस, ठीक है। नीचे देखिए राल्स ला क्या है, आइए जान लेते हैं। राल्स ला देखते हैं कि नियत ताप पर वाष्पित द्रवों के विलयन में, नियत तापक्रम पर वाष्पित द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के अनुसमानुपाती होती है ना। पी ए इज इक्वल टू पी ए इंटू ए, और पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू बी। दूसरा है कि नियत तापक्रम पर किसी विलयन के वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन उसके अवाष्पशील विलय के मोल अंश के बराबर होता है, अर्थात पी ए नोट ए माइनस पी ए बाई पी नोट ए इंटू एक्स बी, ठीक है। राल्स नियम, राल्स का जो नियम है हेनरी नियम का विशेष स्थिति है, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। आदर्श विलयन, अनुसंख्य गुणधर्म, अपरिसारिक दाब, ऐसा नहीं पूछेगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। विलायक, विलय, समांगी विलयन। विलायक कभी कभी डालता है। चलिए इसको आप लोग, इस कॉमन है, आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा है। विलायक तो सभी लोग जानते होंगे ना, डिफिनेशन इसका, इसका। समांगी और विसमांगी विलयन बहुत ही अच्छा है, आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ हम लगा नहीं रहे भी है, जो पूछेगा उसी को लगाएंगे। द्रव्यमान आयन प्रतिशतता, ये नहीं पूछेगा। पार्ट्स प्रति पीपीएम, पीपीएम कभी कभी पूछ लेता है, पीपीएम कभी कभी पूछता है। फॉर्मूलता, फॉर्मुलिटी, चलिए इसको नहीं पूछेगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो यहाँ है नॉर्मलता, हम बताया ना कि मोलालिटी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता, मोलरता, ये सब आप लोग याद रखिएगा, सब कॉमन चीज़ है ना, हर कोई टीचर बतलाता है, सबसे पहले है सब। चलिए उष्माक्षेपी प्रक्रम और एगो उष्माशोषी प्रक्रम पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी डाल देवे उष्माशोषी या उष्माशोषी और छेमी। तो क्या है ना कि यहाँ नहीं बताकर हम आपको डिफरेंस में बता चुके हैं, तो जाकर वहाँ देख सकते हैं, इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिलहाल हम लोग आज आगे चलते हैं, बस बने रहिए। आप लोग को टाइम लगेगा, लेकिन कहा जाता है ना कि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो टाइम तो लगेगा दोस्तों। मूलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ नहीं, विसरण, प्रसरण दाब, प्रसरण दाब क्या, हाँ विसरण प्रसरण दाब बहुत अच्छा है। आइए प्रसरण दाब के बारे में जानते हैं कि प्रसरण दाब क्या है। प्रसरण दाब वह दाब है जिसे शुद्ध विलायक पर से, है ना, शुद्ध विलायक पर से कम करने पर उसका वाष्प दाब कम होकर विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। बहुत ही अच्छा हो जाए। या वह अधिक दाब जिसे विलयन पर लगाया जाए ताकि विलयन का जो वाष्प दाब होता है विलायक के वाष्प दाब का क्या होता है, समान हो जाए, उसी को हम प्रसरण दाब कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग भी लगाइए 100% में, एकदम पूछेगा जी। आगे चलिए, व्युत्क्रम प्रसरण या प्रतिलोम प्रसरण, ऐसा नहीं। चलिए आइसोटोनिक विलयन या समपरासरी विलयन, ये नहीं पूछेगा। फिलहाल आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि अति प्रसारी विलयन या हाइपरटोनिक विलयन। अल्पप्रसारी ये नहीं पूछे। बॉयल वाल्थॉफ नियम ये पूछता है, चार्ल्स वाल्थॉफ नियम। देखिए अब यहाँ से दो नियम है और दो नियम से कोई एक डालेगा, चाहे तो बॉयल्स वाल्थॉफ नियम पूछे या चार्ल्स वाल्थॉफ नियम पूछ दे, तो दोनों में से कोई एक पूछेगा। इसको भी लगा लीजिए एग्जाम फॉर 2023 के लिए, ठीक है। आइए क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित ताप पर दिए गए विलयन का प्रसारण जो दाब होता है उसके आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी पाई इज प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी। एन इज क्या होगा यहाँ से, एन प्रोपोर्शनल टू सी जो है स्थिर ताप पर है, एन जो है मोलों की संख्या है, पाई प्रसारण दाब है, वी जो आयतन है, और सी इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, एन बाई वी होता है, ठीक है। आगे चलते वो पूछेगा तो नीचे नहीं है, नीचे पूछेगा तो चार्ल्स क्वांटम नियम, ठीक नियम नहीं जो। तो हम फिलहाल चार्ल्स क्वांटम नियम के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है कि एक स्थिर प्रसारण दाब के विलयनों का जो आयतन होता है उसके परम तापी के क्या होता है, समानुपाती। ऊपर में व्युत्क्रमानुपाती बदला, यहाँ समानुपाती होता है, यानी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्थिर प्रसारण यानी दाब टी। अब भी बाई टी जो है अब स्थिरांक हो जाएगा, है ना, मैंने कांस्टेंट हो गया, जहाँ टी का जो है ताप केल्विन में है ना, टेम्परेचर है। वांठव ताप नियम नहीं पूछेगा। आगे चलिए, वांठव एवोगाड्रो नियम कभी कभी डाल देता है, तो हम एवोगाड्रो का नियम बहुत ही अच्छे इसको जान लेंगे, और इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मतलब ऐसा कभी कभी न्यूमेरिकल ही पूछता है, पाई इक्वल पाई 1 इक्वल पाई 2। चलिए जानते हैं, इसको भी लगा लीजिए आप लोग। वांठव एवोगाड्रो नियम पूछेगा 2023 में, ठीक है। लिखा हुआ एक निश्चित प्रसरण ताप एवं एक निश्चित प्रसरण ताप एवं प्रसरण दाब पर विलयनों के समान आयतन में, है ना, विलयनों के समान आयतन में विलेय के अणुओं की संख्या समान होती है, अर्थात दो विलयनों के प्रसरण दाब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, है ना, आयतन V1 इज इक्वल टू V2 तथा ताप जो होगा वो भी सेम होगा, T1 इज इक्वल टू T2। अब हम यहाँ चलेंगे, इसलिए क्या बोलेंगे कि N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा फिर, ठीक है। न्यूमेरिकल में ऐसा हम जो आगे करवाएंगे ना, तो न्यूमेरिकल में भी ऐसा पूछेगा, ठीक है। उसको इसी चीज़ पर हम पाई 1 इक्वल टू पाई 2 और N1 इक्वल टू N2 पर हम न्यूमेरिकल बना के बताएंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, विद्युत रसायन। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है ना, बहुत अच्छा चीज़ है, गैल्वेनिक सेल है, संचायक बैटरी है। चलिए इसको छोटा छोटा हम लोग याद रखते हैं, इसको 50% पर लगा सकते हैं आप लोग कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है।
एक पर एम्पियर की विद्युत धारा, कितना एम्पियर के, सिर्फ 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक, है ना, 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और शायद पूछ देगा 2023 में। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है ना, कर सकता है, उस पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है ना, उससे पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड, उसके रासायनिक तुल्यांक ई आई के क्या होता है, जेड इक्वल टू ई आई, है ना, जेड इक्वल टू ई आई के क्या होता है, समानुपाती होती है। नेक्स्ट चलिए, गैल्वेनिक सेल याद रखिए, संचायक बैटरी याद रखिए, विशिष्ट चालकता याद रखिए, ये आपको विशिष्ट चालकता और पूछेगा 2023 में कन्फर्म। तो फिलहाल हम लोग गैल्वेनिक सेल देखते हैं। वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। बस आप लोग डिफिनेशन, छोटा छोटा डिफिनेशन भी याद नहीं रखिएगा तो क्या रखिएगा बताइए, है ना। चलिए याद रखिए गैल्वेनिक सेल के की वह युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए संचार बैटरी, इसका भी याद रखिएगा कि वह बैटरी जिसमें एक बार उपयोग के बाद, है ना, सिर्फ एक बार उपयोग कर लेने के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे संचार बैटरी कहते हैं ना। जैसे लेड संचार बैटरी को क्या करते हैं, फिर से हम उसको चार्ज करके यूज करते हैं, उसको हम संचार बैटरी कहेंगे। और गैल्वेनिक से लिए याद रखिए, अब स्पेसिफिक कनेक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता। अभी आप लोगों के 2023 क्वेश्चन में पूछेगा। 2023 में क्या लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत अपघट की एकांक लंबाई घन के चालकत्व को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। मात्रक दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ मात्रक। अगर अगर इसका क्या बोलते हैं, हाँ, डिफिनेशन मतलब परिभाषा नहीं पूछा तो आप लोग इसका यूनिट जरूर याद रखिए, यूनिट पूछ देगा। आप 100% इसको रखिए 2023 के लिए। फिलहाल आगे चलते हैं। आगे है सेल स्थिरांक, 0 एल वाई ए, इस सेल स्थिरांक इसको भी याद रख सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं पूछा आंसर, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। ओम का नियम आप लोग का सभी का एकदम, ये तो 10वें में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो हम इसको बताएंगे नहीं। अब सर पूछ दिया मान लेते 23 में, तब क्या बोलिएगा कि सर तो बताइए नहीं किए थे कि नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग कॉमन चीज़ है, ओम का नियम आप लोग याद रखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिलहाल चालकता, कनेक्टिविटी सभी को याद है ना, जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके आराम से। आगे चलते हैं। देखिए नॉर्मल चीज़ आप लोग याद रखिए, अब सब नॉर्मल चीज़ के वीवे लगाते चलें तो हो गया, है ना जी। विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता यानी आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू लिखा रो इंटू एल वाई है। इसको याद सभी को याद होगा, है ना, कि किसी विद्युत अपघटनीय चालक का प्रतिरोध जो आर है उसकी लंबाई एल के समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल ए के क्या होता है, वैद्युत कर्मानुपाती होते हैं। यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और इक्वल सब मिलाकर क्या हो गया, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, आगे देखिए आणविक चालकता क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपको वीवीआई लगाई है और 17 में शायद पूछ चुका भी है कि किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान दो इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट का 1 ग्राम अनुभार घुला हो, कितना ग्राम, वो 1 ग्राम अनुभार घुला हो, उसकी आणविक चालकता क्या कहलाती है ना। इसे डेल एम सॉरी लेमडा है और ऊपर कीजिए लेमडा एम से सूचित करते हैं ना। आणविक चालकता लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई के नहीं, कप्पा इसको बोलते हैं, कप्पा के इंटू यानी कप्पा इंटू 1000 बाई सी हो गया। आगे चलिए, सी जो है के जो है विशिष्ट चालकता है, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी। आगे चलिए, तुल्यांकीय चालकता क्या है, चलिए नहीं पूछेगा। अति चालक नहीं पूछेगा। प्रबल विद्युत अपघट इनसे पूछ दिया शायद, 1 मिनट। चलिए आगे चलते। प्रबल विद्युत अपघट पूछ दिया है, दुर्बल विद्युत अपघट ये पूछ दिया है। आगे है प्रबल विद्युत अपघट, इस नहीं, ताप इसको नहीं पूछेगा, पूछ दिया हालांकि 22 में। विलायक की प्रकृति एवं श्यानता ये भी नहीं पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट बिना समय को गवाए हुए। आयनों का विलायकीकरण नहीं पूछेगा। अंतरा तनुकरण कोलराउस का कभी कभी पूछता है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम आप लोगों
याद रखिए और पूछेगा ही कंफर्म। चलिए 22 में पूछा है, नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा है। तो चलिए आप लोग एक को जरूर याद रखिए, कौन, फ्राडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, या और एक और, मतलब दोनों याद रखिए, दोनों में से कोई एक कंफर्म पूछ देगा आप लोग, एकदम कंफर्म बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये देख लेते हैं कौन पूछेगा, 20, 19, 16 में दोनों वैसा ही पूछा है भाई, किसको पर भरोसा किया जा सके। आप लोग दोनों, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम जो है फ्राडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम ही है, और सेकंड नियम दोनों याद रखिए। हम दोनों आप लोगों को वीवीआई कर, दोनों नियम, दोनों नियम आप लोग क्या लगाइए, वीवीआई लगा लीजिए, वीवीआई, और दोनों में से कोई एक पूछ देगा। लिखा फ्राडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर निरपेक्ष अथवा विमुक्त किसी पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटनी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। अतः यदि एम ग्राम पदार्थ विद्युत धारा के क्यू कलम प्रवाहित करने पर निक्षेपित होते हैं, यानी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एम इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है। जहाँ जेड जो है क्या, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, यानी क्यू इक्वल टू आई टी, यहाँ जानते हैं सभी लोग, क्यू इक्वल टू आई टी और एम इक्वल जेड इंटू क्यू, और क्यू लिखे थे, यानी जेड इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, है ना। क्यू की इक्वल टू क्यू आई टी यहाँ बैठा दिए, हो गया। और क्यू इज इक्वल टू आई सी लिख सकते हैं, और वाई इक्वल टू 1 एम्पियर ले लिए, टी इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिए, तो एम इक्वल क्या हो, जेड इंटू 1 इंटू 1, यानी एम जो होगा जेड के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यही प्रथम नियम है, और इसको लिख दीजिएगा। आप लोग सभी को, सब आप लोग पढ़े हैं सही से, आप लोग खुद होशियार हैं जी, काहे टेंशन ले रहे हैं। दूसरा नियम विद्युत अपघटन का फ्राडे का द्वितीय नियम, आप लोग बोले ना कि प्रथम नियम या द्वितीय नियम, दोनों में से एक कंफर्म है, एकदम पूछेगा, एकदम 100% आप एकदम लिख के रख लीजिए, 100% की 2023 में छपेगा ही, चाहे प्रथम नियम पूछे या सेकंड नियम। द्वितीय नियम है कि इसके अनुसार जब विद्युत की समान मात्रा को श्रेणीक्रम कैसा, श्रेणीक्रम में संयोजित विभिन्न विद्युत अपघटनी विलयनों में से गुजारा जाता है, तब इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पदार्थ की भार उनके रासायनिक तुलंग भारों क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे है मृदा संरक्षण नहीं पूछेगा, सूक्ष्म जैविक संरक्षण नहीं पूछेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें देखिए क्या है, सॉरी नहीं पूछेगा। गैल्वेनिक संक्षारण ये भी नहीं पूछेगा। अब आगे रासायनिक बलगतिकी, अभिक्रिया के दर स्थिरांक क्या है, ये कभी कभी पूछ सकता है ना, नहीं सॉरी, इसको आपको न्यूमेरिकल में ऐसा आएगा, है ना, कोटि लिखने के लिए, इसका कोटि क्या है। तो चलिए इसमें ये नहीं पूछेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, प्रथम कोटि टी हाफ का मान, ये नहीं पूछेगा। सक्रिय ऊर्जा ये भी नहीं पूछेगा। एक अणु, द्विअणु, त्रिगणु, ये नहीं पूछेगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी कभी कभी पूछता है। तो हम चलिए आइए इसको देख लेते हैं और वीवीआई लगा देते हैं 2023 के लिए। पता है ना, 25-30 को लगाएंगे, उसमें से 8-10 का जरूर पूछेगा। बोल रहा है किसी धातु के सतह के लिए, है ना, थ्रेशोल्ड जो एनर्जी है वह किसी धातु के सतह के लिए आपतित फोटोन के ऊर्जा का न्यूनतम मान जो कि धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकाल सकता है, उसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। लाजवाब क्वेश्चन। आगे देखिए क्या, आयनिक या तात्कालिक अभिक्रिया क्या है, आयनिक या तात्कालिक नहीं पूछेगा। अतिमंद अभिक्रिया ये भी नहीं पूछेगा। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं। आणविक या मंद, अभी ऊपर देखें, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी कभी कभी पूछता है, हालांकि 22 में पूछा है, तो इसको छोड़ ही दीजिए, नहीं पूछेगा। फिलहाल आगे देखिए, ताक्षणिक वेग 22 में पूछ दिया है, इसलिए छोड़िए, इसको नहीं आएगा। जो पूछ दिया वो क्या आएगा, तुरंत नहीं देता है। तो फिलहाल आगे चलते हैं। अभिक्रिया के कोटि कभी कभी डाल देगा, और आप फिर डाल दीजिए, तो आप लोग इसको जरूर पूछेगा, एकदम कंफर्म कर लीजिए कि अभिक्रिया के कोटि पूछेगा 2023 में, इसलिए आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, एकदम कंफर्म है। क्या है, चलिए पढ़ के बताते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता में नापने योग्य परिवर्तन होता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है, तथा जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, उसे हम अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहलाती है। ठीक है, समझ गए हैं। अब दो डिफिनेशन दिले हैं, तो हम एक ही को याद रखिए ना, कोई एक है ना, इसका ये वाला जरूर याद रखिएगा, यानी ये
तो अभिक्रिया का वेग R इक्वल टू A के पावर m, B के पावर n और C के पावर l। तो अभिक्रिया का जो कोटि होगा ऊपर वाला ऐड हो जाता है, यानी m है ना, सॉरी यहाँ लिखा हुआ कि m प्लस n प्लस l, ये जो होगा वो अभिक्रिया की कोटि होगा। ऐसा हम लोग को आएगा ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल समझ गए, तो आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा याद करके अभिक्रिया की कोटि को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। चलिए इसको नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ऊर्जा चित्र इतना नहीं पूछेगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये आप लोग हम अब लग रहा होगा सर ये भी तो अच्छा है, सही बात है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको डिफरेंस मतलब अंतर पूछेगा कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर लिखे। तो आप लोग को डिफरेंस में हम बता दिए हैं, जाइए ना महाराज, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या चैनल में चले जाइए, अंदर घुस जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी सबके मजा आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, संघटक आवृत्ति नहीं पूछेगा। चलिए पृष्ठ रसायन आएगा, सरफेस। अच्छा, सबसे पहला जो आया है इस जो है एकदम भिविया लगाइए, एकदम भिविया, मोस्ट इंपॉर्टेंट भिविया, टीटीआई लगाइए ना जी। टीटीआई मैंने जानते हैं क्या होता है, TTI मैंने ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2023 के लिए। टिंडल प्रभाव आएगा ही आएगा, कि लिखा हो कि किसी कोलाइडिव विलयन से प्रकाश किरण पुंज गुजारा जाता है तो किरण पुंज का पथ प्रदीप्त शंकु का निर्माण टिंडल प्रभाव कहलाता है, कहा जाता है। ऐसा पूछेगा तो 2 नंबर के कंफर्म पूछेगा। आगे चलिए, कैटेलिस्ट आ गया, उत्प्रेरक क्या है पूछता है, ऐसा 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। उत्प्रेरक क्या है 5 नंबर में इसको बताएंगे, ज़्यादा मजा आएगा। कैटेलाइज, एंजाइम कैटेलाइज नहीं, सॉल, कोलाइड कभी कभी पूछता है, कोलाइड। तो चलिए हम कोलाइड में या द्रव से नहीं, कोलाइड कोई एगो पूछेगा, या तो कोलाइड पूछेगा, या तो द्रव से नहीं, या तो द्रव विरोधी। अब तीनों में से एगो कंफर्म है कि 2023 में आने वाला है। बताएं, पहला के कोलाइड के बारे में जानते हैं। कि वे पदार्थ जो क्रिस्टल के रूप में, क्या क्रिस्टल के रूप में आसानी से प्राप्त होता है, हम उसको कोलाइड कहते हैं। इतना हूँ लिख के आ जाए तो आपको आंसर, आपको 2 नंबर दे देगा जी, का है टेंशन लेते हैं। वो तो बेचारा बहुत लिख दिया है कि इनके आणविक द्रव्यमान उच्च होते हैं, है ना, प्रॉपर्टी लिख दिया है। उनके विलयन के विसरण वेग अपेक्षाकृत क्या होता है, निम्न होते हैं। ऐसा जब अंतर करने के लिए दिएगा ना तब लिखेगा, तब ज़्यादा मजा आता है। द्रव से नहीं है, आगे देखिए कि द्रव से नहीं, इसका अर्थ होता है द्रव को क्या करना, स्नेह करना वाला। पदार्थ को उचित द्रव प्रक्षेप माध्यम में मिलाने पर प्राप्त क्लोराइड सॉल द्रव से नहीं क्लोराइड कहलाते हैं। जैसे गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया, स्टार्च, रबर हो गया। द्रव विरोधी, तीनों को पढ़ देते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, द्रव से क्या करना, घृणा करना, और द्रव से नहीं माने द्रव से स्नेह करना मतलब लाभ करना, प्यार करना, और द्रव विरोधी से मतलब घृणा करना। बस इतना ही अंतर करके आगे लिखिए, सही हो गया। चलिए 2 नंबर ऐसे करेगा, सीधा किसका है, फलना को 2 नंबर देगा, आगे बढ़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, ब्राउनियन गति नहीं पूछेगा। स्वर्ण संख्या, ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं पूछेगा। कैसा लग रहा है सेशन, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए महाराज। स्टॉप किया, सब्सक्राइबर बढ़ाइए महाराज, आप लोग हेल्प कीजिए। आप लोग को कितना कंटेंट अच्छा अच्छा दे रहे हैं। बहुत ही जल्दी पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का क्लास चालू, जेल क्या है, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल क्लास चालू होने वाला है। चलिए जेल नहीं पूछेगा, एंजाइम नहीं पूछेगा, अधिशोषण, अधिशोष से अधिशोषण, ये यार ये सब जो है ना, ऐसा हम आप लोग को एक डिफरेंस अंतर में ऐसा क्वेश्चन हम एक बताए हैं। तो आप लोग अंतर देखना ना भूलें, और दिया हुआ है, आप चले जाइए ना प्लेलिस्ट में, चला जाइए, इसका मिल जाएगा अंतर डिफरेंस। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताए अंतर जी, ठीक है। धनात्मक अधिशोषण सब नहीं, ऋणात्मक अधिशोषण, अधिशोषण की ऊष्मा, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण या नहीं पूछेगा। समांगी उत्प्रेरक, हाँ कभी कभी पूछता है, हालांकि पूछ दिया है, ठीक है, हम पहले ही लगा चुके रहते हैं अनुमान, अब पूछ दिया है, 22 में पूछा है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, विसमांगी, चलिए ये भी पूछ देते हैं, नहीं बोले समांगी विसमांगी दोनों पूछ डाला। कभी कभी इसको अंतर में पूछता है, इसको 22 में पूछ डाला है। चलिए आगे, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक एक होगा, कहाँ ऋणात्मक, हाँ तो चलिए अभी आप लोग के आ रहा है, एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि एक बार पूछ चुका है समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक, तो अभी पूछेगा धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो आप लोग रेडी हो जाइए और इसको आप लोग देख लीजिए क्या है। धनात्मक उत्प्रेरक की वे उत्प्रेरक, वे कैटलिस्ट उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। एकदम छोटा चीज में याद रखिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है, उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ कि KCl3 MnO2 क्या ये इसी को उत्प्रेरक बोलते हैं। इसमें उत्प्रेरक डाला गया तो KCl+O3 बन गया, है ना।
देखिए अब इसको क्या लिखा है थ्योरी में कि पोटेशियम क्लोरेट को यानी KClO3 को तापीय अपघटन में के MnO2 धनात्मक क्या उत्प्रेरक का कार्य करता है ना। तो हम क्या बनता है KCl+3O2 बन जाता है ना। क्या करता है कि वेग को बढ़ा देता है। आगे देखिए और निचला क्या करता है कि कुछ नहीं करता, बस वेग को कम कर देता है। इतना ही अंतर रखिए, आप लोग को 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों पूछेगा तो 4 नंबर। हालांकि 2 ही नंबर का रहता है कि ऋणात्मक उत्प्रेरक और धनात्मक उत्प्रेरक को लिखें, तो 2 नंबर आपको पक्का किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। कन्फर्म पूछेगा 2023 में आप लोग देखिए फिर पहुंच गए, मतलब 2023 में आप लोग को कन्फर्म आने वाला है धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक से। चलिए आगे चलते हैं। स्वतः उत्प्रेरक नहीं, अब नहीं पूछेगा इधर। यहाँ देखिए, यहाँ है कि उत्प्रेरक विष क्या है। चलिए नहीं डालेगा। तो आगे उत्प्रेरक वर्धक क्या है, नहीं पूछेगा। प्रक्षिप्त एरोसोल, हाइड्रोसोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल नहीं पूछेगा। इतना नॉर्मल थोड़ी पूछता है। ऋणात्मक क्लोराइड और कार्बनिक क्लोराइड नहीं पूछा। क्लोराइड से तो आप लोग बता दिए हैं, कार्बनिक क्लोराइड आप लोग बता दिए। क्लोराइड से आपको क्वेश्चन बताया गया है 2-3 क्वेश्चन, तो इसलिए इसको नहीं बताएंगे। आगे चलिए, क्या क्रांतिक मिसेल सांद्रण नहीं पूछेगा। क्राफ्ट ताप मिसेल ये सब नहीं पूछेगा। यांत्रिक प्रक्षेपण क्या है, नहीं पूछेगा। विद्युत प्रक्षेपण ब्रेडनिक आर्क विधि ये क्या होता है। पराध्वनिक परीक्षण नहीं पूछेगा। पेप्टिकरण कभी कभी आता है। पेप्टिकरण अपोहन एगो रहता है। हाँ अपोहन, पेप्टिकरण और अपोहन कोई एगो पूछता है, तो फिलहाल नहीं। चलिए आगे चलिए, बहुत हो गया। विद्युत अपोहन क्या है। अति सूक्ष्म नहीं पूछेगा। अनुसंख्यक गुण नहीं पूछेगा। चलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सर तो सब तो भगा रहे हैं, तो पूछेगा क्या पूछेगा उसको। स्कंदन और अपक्षेपण चलिए, और इमल्सन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग ऊपर वाला को, इसको आप लोग भिविया लगा लीजिए ऊपर वाला को 2023 के लिए, कि स्कंदन और अपक्षेपण के बारे में। सॉरी, स्कंदन या अपक्षेपण उसी को बोलते हैं। और इमल्सन और पायस दोनों में से कोई एक पूछा। अगर ई पूछा तो ई नहीं, अगर ई पूछा तो ई नहीं, तो दोनों में से कोई एक जरूर पूछेगा। स्कंदन या अपक्षेपण है कि किसी क्लोराइडी विलयन का स्थायित्व विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर समान विद्युत आवेश पर निर्भर होता है। यदि किसी प्रकार या आवेश कम या क्या हो जाए नष्ट हो जाता है, तो विलयन का स्थायित्व भी क्या होता है कम हो जाता है, तथा छोटे कण संयुक्त होकर क्या होता है बड़े कणों में क्या होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार को हम क्लोराइडी कणों का जो अपक्षेप उसको स्कंदन कहलाता है। दूसरा इमल्सन, देखो इमल्सन पूछ दिया है तो छोड़ दीजिए, इमल्सन नहीं पूछेगा। अब हो एकदम कन्फर्म है कि स्कंदन या अपक्षेपण आप लोग को आने वाला है 2023 में। ठीक है, आगे चलिए। तेल का जल में प्रक्षेपण नहीं, जल में तेल का ऐसा थोड़ी नहीं। पैसी कर्मक नहीं पूछेगा, इहो नहीं पूछेगा। प्राकृतिक वर्षा ये नहीं पूछेगा। प्राकृतिक वर्षा कभी कभी पूछ, कृत्रिम वर्षा, प्राकृतिक वर्षा कृत्रिम वर्षा कभी कभी पूछता है। आगे खाद्य सामग्री, रुधिर हो गया, मृदा औषधि उदाहरण नहीं। चर्म रोधक नहीं पूछेगा। आगे देखिए, गालक, शोधन नहीं। आसवन, आसवन कभी कभी डाल देता है, तो चलिए आसवन हम देख लेते हैं। आसवन क्या है कि ऐसी धातु है जिनके क्वथनांक क्या होता है, जिसका क्वथनांक कम होता है, जैसे जिंक, Hg आदि का शोधन इस विधि से किया जाता है। किसकी विधि, आसवन विधि। किसको कहते हैं, जिसका जो क्वथनांक होता है कम होता है, उसी को हम आसवन विधि के द्वारा क्या करते हैं शोधन करते हैं। बस इतना याद रखिए। आगे चलिए, द्रव गलनांक परीक्षकरण, मंडल परीक्षकरण, वर्ण लेखिकी नहीं पूछेगा। उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में जानते हैं। द्विक लवण का जालक यौगिक कभी कभी पूछता है, कभी पूछ देता है। तो सॉरी 21 में पूछा है, 22 में नहीं पूछा, तो हो सकता है 23 में पूछ ही डाले, तो इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। द्विक लवण का जालक आपको भिविया लगाइए, 100% में डालिए। क्या बोले कि वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु जल में घोलने पर क्या अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अर्थात जल में पूर्ण रूप से क्या होता है साधारण आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उसे द्विक लवण या जालक यौगिक कहलाता है। उदाहरण में FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O जब जल से करेंगे तो Fe2++2 NH4++2SO4 2-+6H2O निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलिए। कायरल यौगिक पूछता है। कायरल आग कायरल एगो आता है, बहुत ही लाजवाब है जी। कायरल यौगिक एगो आग कायरल है ना, आग कायरल यौगिक, कायरल और
कायरल यौगिक पूछता है, आप लोग कंफर्म कर लीजिए 2023 में हो सकता है डाल देगा इसलिए आप 100% में लगाइए कि कायरल यौगिक कि किसी अणु का वह कार्बनिक परमाणु, किसी का अणु का वह कार्बन परमाणु जो 4 विभिन्न समूहों या प्रतिस्थापों से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, कायरल यौगिक कहते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड और एलानिन। ठीक है, आगे देखिए, आगे अकायरल देखिए पूछ है ना, कायरल व कायरल पूछेगा तो दोनों पूछेगा इसमें। अकायरल क्या, किसी अणु का वह कार्बन परमाणु जो 2 या 2 से अधिक, उसमें कितना 4 से, इसमें अकायरल में सिर्फ 2 या 2 से अधिक समान समूहों से जुड़ा रहता है, उसको हम अकायरल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उप संयोजक सतह या समन्वय सतह नहीं पूछेगा, धनात्मक समन्वय सतह नहीं पूछेगा, उदासीन नहीं, ऋणात्मक ये सब नहीं। लिगैंड कभी कभी पूछता है, लिगैंड क्या है उसके बारे में लिखने के लिए देता है। तो चलिए इसको 50% पर लगाइए, लिगैंड को, इसको लिगैंड को क्या है कि उप संयोजक सतह में केंद्रीय परमाणु आयन से समान परिबंध आयन अथवा अणु लिगैंड क्या कहलाता है ना। ये समान आयन हो सकते हैं जैसे Cl-, छोटे अणु हो सकते हैं जैसे H2O या NH3, बड़े अणु भी हो सकते हैं जैसे H2N CH2 CH2 NH2 या N×CH2 NH2 होल ट्वाइस, है ना, अथवा वृद्धनु भी हो सकते हैं जैसे प्रोटीन आदि। तो इसको आप लोग 50% पर लिगैंड को लगा सकते हैं VVI। फिलहाल आगे चलते हैं, नहीं डालेगा ये सब, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम आप लोगों को करा देंगे। बाकी सेशन कैसा लग रहा है, और फिजिक्स का बहुत ही छोट 8 तक करवाए हैं जी, तो जल्दी हम उसको लाने वाले हैं। इसके बाद फिजिक्स का चलेगा लगातार। उप संयोजक संख्या इसको सभी को याद है। आयनिक मंडल मंडल प्रवाही परमाणु क्रमांक नहीं पूछेगा, आयनन समावेयता ये भी नहीं डालेगा। आगे देखिए, ये नहीं पूछेगा। जो पूछेगा उप संयोजक समावेयता कभी कभी डालता है, उप संयोजक स्थित समावेयता नहीं, ज्यामितीय समावेयता ये नहीं डालेगा, चतुष्फलकीय संकुल नहीं डालेगा, वर्ग समतलीय संकुल नहीं पूछेगा, समपक्ष प्राथमिक या मुख्य संयोजकता। चलिए बने रहिए, काहे टेंशन ले रहे हैं महाराज, सब भगा रहे हैं तब आप ही के लिए भगा रहे हैं, जो अच्छा रहेगा। अब एग्जाम नज़दीक न है तो 1000 क्वेश्चन याद करने से क्या फ़ायदा, याद हम वही ना करेंगे जो हमें चाहिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको याद कर लीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र प्रभाव कभी कभी, जैव अणु में से आइए, मोनोसेकेराइड क्या है, ओलियोसेकेराइड क्या है, डाइसेकेराइड क्या है, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा पोलिजो, इतना काहे लिया, एल्डोज, कीटोज, फिटोज, ये सब काहे के लिए दिया है, इतना नहीं पूछेगा जी, आप लोग काहे टेंशन ले रहे हैं। माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, ये सब नहीं पूछेगा। स्टार्च क्या, इम्यूनो अम्ल कभी कभी डाल देता है। चलिए आइए, इम्यूनो अम्ल आप लोग देख लीजिए 2023 के लिए, आप लोग कंफर्म कीजिए कि 2023 में भगवान करे पूछ देवे। चलिए इम्यूनो अम्ल क्या है, इम्यूनो अम्ल में क्या होता है, इम्यूनो NH2 तथा कार्बोक्सिल COOH कार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए देता है कि 2 को समूह इसमें उपस्थित होता है, कौन कौन, NH2 और COOH, है ना। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में इम्यूनो समूह की अपेक्षित स्थितियों के आधार पर अमीनो अम्ल को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन के जैव अपघटन के केवल अल्फा अमीनो अम्ल की प्राप्त होती है, तभी अमीनो अम्ल के रूल नाम इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं ना। याद रखिएगा कि इसमें 2 ग्रुप होता है, NH2 और COOH, ठीक है। और 2023 में कंफर्म कीजिए, आएगा ये सब नहीं पूछेगा। इम्यूनो अम्ल तो ऊपर बता ही दिए, आवश्यक इम्यूनो अम्ल, अनावश्यक इम्यूनो अम्ल पूछेगा यार, ये नहीं पूछेगा। आवश्यक, अनावश्यक, जो आवश्यक है आवश्यकता है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, संयुक्त प्रोटीन नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा। जो वसा में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन, ये पूछता है, कभी कभी आता है। चलिए तो अभी तो पता तो आप लोग का है, वसा में सिर्फ कौन, जल में 2 ही को रहता है, वो B और C, है ना। याद रखिए कि बी और सी सिर्फ जल में घुलता है, बाकी सब जितने भी विटामिन है सब वसा में, जैसे A, D, E, K सब जो है वसा में घुलेगा। और B, C बस, बी जल का बस 2 ही को, बस 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 जल में B और C, बस B और C सिर्फ जल में घुलता है बस विटामिन, बाकी सब जो विटामिन है A, D, E, K सब क्या कहते हैं वसा में घुलता है। बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव में कभी कोई डालता है। हार्मोन क्या है, ये सब तो केमिस्ट्री के पार्ट हो गया, सॉरी केमिस्ट्री बायो के पार्ट हो गया, नहीं पूछेगा। दैनिक जीवन में रसायन, प्रति अम्ल क्या है, कभी कभी डालता है, कभी कभी डालता है। प्रति हिस्टामिन देखिए, 1-2 है एंटीबायोटिक, सब उसको याद रखिए, प्रशांतक, पीलाहारी, एनाल्जेसिक, प्रति एंटीबायोटिक। चलिए इसमें से 1-2 को याद रखिए, बता देते हैं कौन याद रखना है।
किधर गया भाई, कहाँ गए? हाँ चलिए, दो गो पूरा एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक, ये दोनों याद रखिएगा कि एनाल्जेसिक क्या है। एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी, जो पीड़ा को खत्म करता है, वो दर्द को खत्म करता है। प्रतिजैविक क्या होता है, या जो होता है किसी कोई भी सामान, जैसे खाने वाला सामान होता है, उसको खराब होने से बचाता है ना। जैसे पीड़ाहारी में जाते हैं कि पीड़ाहारी जो है एनाल्जेसिक जो है दर्द को क्या करता है, बिना चेतना छीनता, मानो प्रभ्रम संभ्रम असमन्वय या पक्षाघात अथवा तंत्रिका तंत्र में अन्य कोई बाधा उत्पन्न किए हम कम अथवा समाप्त कर सकते कुछ दर्द को, है ना, पीड़ाहारी को। इसे निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं, जैसे अनासक्त या नॉन एडिक्टिव पीड़ाहारी। दूसरा में है स्वापक नार्कोटिक औषधि होता है। दूसरा याद रखें, एंटीबायोटिक क्या है, तो प्रतिजैविक औषधि मानव तथा जीवों के लिए कम विषैली होने के कारण प्रयुक्त की जाती है। प्रारंभ में प्रतिजैविक को सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक तथा फफूंदी द्वारा उत्पन्न ऐसे रसायनों के वर्गों में रखा गया था जो कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं अथवा उनका पूर्ण खत्म कर देता है ना। एक और है प्रसातक प्रसिद्धक, है ना, तनाव के लिए यूज होता है। हिस्टामिन नहीं। चलिए इतना ही रखिए। साबुन का साबुनीकरण कभी कभी पूछता है, इसलिए हम इन साल 2023 में नहीं लगाएंगे, पूछ दिया है शायद। चलिए उसके बाद कठोर साबुन क्या है, मुलायम साबुन क्या है, पारदर्शी साबुन क्या है, थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिए, आप लोग पढ़िए हल्का हल्का। पारदर्शी साबुन क्या है, औषधि साबुन, समुद्री साबुन, शेविंग साबुन, इतना साबुन लिख दिए। हम लोग तो सिर्फ एक साबुन जानते हैं महाराज, है ना, नॉर्मल डिटॉल हो चाहे एक और क्या कहते हैं सिंथॉल हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं। ये इतना माने कठोर मुलायम औषधि है। चलिए रामदेव बाबा भी साबुन निकाले हैं। धनायनी अपमार्जक, अनायनी अपमार्जक कभी कभी पूछता है। धनायनी अनायनी, धनायनी याद रखिए, नहीं है धनायनी अच्छा है। कि धनायनी अपमार्जक किसको कहते हैं, तो धनायनी अपमार्जक एमिनो के स्टेटिक एक्लोराइड या ब्रोमाइड का आयनों के साथ बने चतुष्क लवण होते हैं ना। इनमें धनायनी भाग में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तथा नाइट्रोजन अणु पर एक धन अवयस होता है, अतः इन्हें धनायनी अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, बस इतना। और इसको क्या करना है, ये वाला बना देना है, बाकी आपको 2 नंबर दे देगा, 2 नंबर का रहेगा तो ठीक है। एक अनायनी है, एक धनायनी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए लास्ट कर गया, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझने में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, और हम अगले जो सेशन लाएंगे वो हम फिजिक्स से लाएंगे। ठीक है, और फिजिक्स का भी फिजिक्स का भी अंतर करवाएंगे, डिफरेंस करवाएंगे, डिफिनेशन करवाएंगे, उसको लॉन्ग करवाएंगे, शॉर्ट करवाएंगे। केमिस्ट्री का फिलहाल चल रहा है, अभी उसका शॉर्ट लॉन्ग बचा हुआ, डिफिनेशन, कारण संबंधित और 1-2 चैप्टर क्लियर हो गया है। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।